नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम चर्चा करेंगे यूपी में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे सामने आने लगे हैं। विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने अपना दबदबा दिखाया है। नामांकन के बाद 18 जिलों में निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। इनमें 17 जिलों में बीजेपी प्रत्याशियों ने अध्यक्षों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित कर दिया है और सपा एकमात्र इटावा निर्विरोध जीतने में सफल हुई है। बाकी जिलों में एक से अधिक नामांकन हुए हैं। यहां की तस्वीर 29 जून को नामांकन वापसी के बाद स्पष्ट होगी। प्रदेश के सभी 75 जिलों में शनिवार को नामांकन की तारीख थी, मगर ज्यादातर जगहों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसे लेकर जमकर घमासान हुआ। हालांकि आयोग ने सभी जिलों में शांतिपूर्ण नामांकन का दावा किया है। माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है, तो वहीं बीजेपी की भारी जीत को देखते हुए सपा में भगदड़ मची हुई है। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद सपा ने अपने 11 जिलों के अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। हटाए गए जिला अध्यक्षों में मुरादाबाद, गोरखपुर, आगरा, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, भदोही, श्रावस्ती, बलरामपुर, मऊ, गोंडा और ललितपुर शामिल हैं। पार्टी ने इन सभी जिलों के पार्टी अध्यक्षों को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है। तो बीजेपी की इस जीत से समाजवादी पार्टी में भगदड़ मच गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर 18 जो प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध नामित हो गए हैं और 17 अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी के हुए हैं। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी में कई जिलाध्यक्षों को उनके पद से हटा दिया गया है। चुनाव से पहले मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के जो चुनाव हैं, इनके जो नतीजे नजर आ रहे हैं, इसका क्या कुछ असर विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है और सभी दलों की ओर से अपने अपने दावे विधानसभा चुनाव को लेकर भी किए जा रहे हैं। लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे सामने नजर आ रहे हैं, उससे समाजवादी पार्टी में भगदड़ जरूर मच गई है। तो आज चर्चा इसी पर होगी और अपने खास प्रोग्राम में अपने खास मेहमानों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजों के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी किस तरीके से चल रही है और जो नतीजे सामने नजर आ रहे हैं जिला पंचायत के, उसके बाद किस तरीके से माहौल पार्टियों के अंदर है और क्या कुछ आगे की ठोस रणनीति बनाई जा रही है। तो जीते हुए प्रत्याशियों के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। जो निर्विरोध चुने गए हैं, जाहिर तौर पर नतीजा साफ तौर से अभी से नजर आ रहा है और उन प्रत्याशियों के खेमों में खुशी का माहौल भी नजर है और साथ ही अब समाजवादी पार्टी में भगदड़ भी देखी जा रही है। और फिलहाल मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं राजपाल कश्यप। कश्यप साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नवलकांत सिन्हा। नवलकांत सिन्हा जी, आपका स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। सिन्हा साहब, आप ही से मैं शुरुआत करूंगा सर इस डिबेट की। जो नतीजे सामने नजर आ रहे हैं, किस तरीके से आप इनको देख रहे हैं? निश्चित रूप से ये चलन जब चुनाव शुरू हुए पंचायत के, एक चलन हो गया कि जो सरकार होती है उसका प्रभाव नजर आता है या कहेंगे उसकी ताकत नजर आती है चुनाव में। तो जाहिर सी बात है इस चुनाव में भी उसी तरह का नजर आ रहा है जैसा पिछले सरकारों में होता आ रहा था। निश्चित रूप से जो इस चुनाव में जो जीत हुई थी वो नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के जो है सदस्य ज्यादा जीते हैं। तो उम्मीद की जा रही थी कि अध्यक्ष भी उनके ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ये पहले से तय था कि जो सरकार में होता है उसका सरकार में प्रभाव होता है और उस प्रभाव का इस्तेमाल भी नजर आ रहा है। और यही वजह है
कि इतने सारे कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव ने कार्रवाई की है, 11 जिलाध्यक्षों को हटाया है, तो साफ नजर आ रहा है कि इसमें केवल सरकार का प्रभाव नहीं है, बल्कि कुछ लालच भी है, कुछ मैनेजमेंट भी है, इस तरह की चीजें साफ नजर आ रही है। ठीक है कश्यप साहब, सर मैं चाहूंगा आप इस पर अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखें। क्या मैनेजमेंट बिगड़ गया समाजवादी पार्टी का? जो कर दिखाना था आपके कार्यकर्ताओं को, आपके नेताओं को जिलों में, वो नहीं कर पाए और उसके बाद कार्रवाई भी हमने देखी है। को जनता ने जिता के भेजा है। हाँ, और प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य भारी संख्या में जीत के आए। लेकिन अब तो चुनाव भाजपा कहाँ लड़ रही है, अब तो पुलिस कप्तान लड़ रहे हैं, कमिश्नर लड़ रहे हैं, कलेक्टर लड़ रहे हैं, थाना अध्यक्ष लड़ रहे हैं। अब पुलिस के दम पे चुनाव जीतने की पूरी तैयारी की जा रही है। कई जगह नामांकन नहीं होने दिए, कई जगह पर्चे नहीं दिए, कई जगह जिला पंचायत मेंबर जिन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया, उनके अगर प्रस्तावक और समर्थक कोई है तो उन समर्थकों के घर पुलिस जा रही है, उन समर्थकों को धमका रही है, कहीं नोटिस भेज रही, कहीं मकान की नोटिस भेज रही। तो ये सब क्यों ऐसा आतंक जैसी स्थिति बनाई जा रही है, दहशत फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। और ये बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी ने अपने पुलिस कप्तानों को, जिलाधिकारियों को लगाया है कि जिता के दीजिए, क्योंकि बीजेपी तो हार चुकी। अब बताइए, मैं हरदोई जनपद से आता हूँ, हरदोई जनपद में जिस तरीके से हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष पद पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित गरीब महिला गौतम बिरादरी को, महिला को लड़ाने का काम किया। अब उनके समर्थन में जो मदद कर रहे हैं, हमारे विधायक विधानसभा के प्रत्याशी रहे वैश्वास पाल जी मदद कर रहे हैं, और लोग कर रहे हैं, कई लोग तो उनके घर पुलिस जा रही है, जिन लोगों ने प्रस्तावक और समर्थक थे उनके घर पुलिस जा रही है। यही कन्नौज में स्थिति है। कन्नौज में सबसे ज्यादा मेंबर हमारे जीते हैं, बीजेपी वहां जीत नहीं सकती। ठीक है, आनंद दुबे भी जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है कश्यप साहब कुछ बातें बचाकर रखिए सर आगे के लिए। बीजेपी से प्रवक्ता आनंद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुबे जी आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। जी नमस्कार। दुबे जी सीधा आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर राजपाल कश्यप जी कि ये दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता का। चुनाव तो एसपी लड़ रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो लड़ रहे हैं, सीओ लड़ रहे हैं, ये कैसा आरोप है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के आरोप से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल से हमारी सरकार चल रही है, जिस तरह से हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या लॉ एंड ऑर्डर, हर जगह जो है हमारी सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इसीलिए चुनाव दर चुनाव जनता ने हमें सिर आंखों पर बिठाया है और हर चुनाव में हमें जो है अच्छी जीत दिलाई है। जिला पंचायत चुनाव में भी हमारे साथ यही हुआ है। देखिए हुआ क्या कि जिला पंचायत का जो चुनाव है वो सिंबल पे नहीं लड़ा गया। जब जिला पंचायत चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए और अपने मुखपत्रों के जरिए जो है ये अफवाह फैलानी शुरू की कि समाजवादी पार्टी की जो है भारी संख्या में जीत हुई है। लेकिन अब जब जिला पंचायत सदस्यों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को लगातार उसमें जो है सफलता मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी इससे बौखला गई है। 17 जगह पर हमारे जो कैंडिडेट हैं वो निर्विरोध जो है चुने गए। एक जगह इटावा में इनका कैंडिडेट जो है वो निर्विरोध चुना गया है। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हम जो है गलत तरीके से पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके जो है कैंडिडेट को नामांकन करने से रोक रहे हैं। अगर हम ये करते तो हम 75 के 75 जिलों ऐसे कर सकते थे। तो इसमें इनका ये जो आरोप है ये पूरी तरह से निराधार है। इनकी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये बौखला चुके हैं। ठीक है सेना साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले जो बातें कही सर, जिसकी सत्ता क्या उसी की जीत, ये कश्यप साहब की बात को साबित करता है। देखिए कि कश्यप साहब की बात नहीं है, ये एक सिस्टम बन चुका है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से कि जब उपचुनाव होते हैं या इस तरह के जो निकायों के चुनाव होते हैं तो सरकार का प्रभाव दिखता है। और ये केवल बीजेपी के शासनकाल में नहीं दिखा है, इससे पहले जो समाजवादी पार्टी थी उसके शासनकाल में था, उससे पहले बीएसपी के भी शासनकाल में था। तो एक सिस्टम चला रहा है। मुझको तो लगता है कि जो
ये चुनाव जो होते हैं इसमें सीधे सीधे जो अध्यक्ष है सदस्य चुनने के बजाय जैसे निगमों के चुनाव होते हैं उस तरह के चुनाव होने चाहिए। इसके अलावा जो सदस्यों के भी चुनाव हो तो वो पार्टियां अपने नाम से लड़े तो मुझको लगता है कि ज्यादा पारदर्शी और अच्छे तरीके से चुनाव हो सकते। ठीक है, लेकिन कश्यप साहब, जिलाध्यक्षों को बर्खास्त करने से क्या पार्टी को और मजबूती मिल जाएगी? जाहिर है कि और मजबूती की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को है, और जिस बात का जिक्र सिन्हा साहब कर रहे हैं कि एक परिपाटी रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार की हम बात करें तो उस दौर में भी इस तरीके की जीत आपकी तरफ देखी गई थी। तो सिर्फ एक पार्टी पर आरोप लगाना, सत्ता के दुरुपयोग की बात करना, क्या ये सही होगा? देखिए पराग जी, सिन्हा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और ये आरोप क्या आपको दिखा दे, ये कहते हैं, इन्होंने कहा बहुत ज्यादा इनके मेंबर जीते। मेरे पास सूची रखी है, प्रत्येक पार्टी की सूची रखी है और समाजवादी पार्टी तो लड़ रही इनके अन्य अत्याचार खिलाफ, अन्य पार्टियों ने तो सिलेंडर मार दिया, अन्य पार्टियां तो सिलेंडर हो गई, कहीं नामांकन तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रही, उनके खिलाफ वोट भी नहीं रही। समाजवादी पार्टी तो हर जगह लड़ रही, बोल रही इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ। ये देखिए सूची है, ये सूची है, इसमें सब लिखा है कौन कौन किस किस दल का है, उसके नाम मोबाइल नंबर सहित है। और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हमारे मेंबर ज्यादा जीत गए। अरे आपके मेंबर जीत के तो ये कप्तान क्या कर रहे हैं, फिर क्यों थानेदार जा रहे हैं? आप पता तो करिए जिलों में क्या हालात है कि कप्तान और पुलिस बल, थाना अध्यक्ष, एडिशनल सारे लोग लगे हुए हैं और लोगों के मकान, गांव में मकान बना तो उसका नक्शा लाओ, नोटिस दिलवा रहे हैं या दूसरे से एप्लीकेशन ले रहे हैं कि मेरा झगड़ा हो गया उससे। अरे बताइए, जबकि हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे निर्वाचन आयोग में प्रदेश अध्यक्ष जी हम लोग गए थे, सारी बातें बता के आ गए थे। एका में इनके पास कई जिलों में तो नामांकन तक के आदमी नहीं थे, इसलिए पुलिस और उसके डंडे के दम पे आप गायब कर रहे हैं, पैसे से खरीद रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। पूरा एक चंदा जो इकट्ठा किया बीजेपी ने, बीजेपी के पास अब कहां से पैसा आ गया करोड़ करोड़ खर्च करने का? जवाब ले गरीब जब ऑक्सीजन से मर रहे थे, ऑक्सीजन से तड़प तड़प से मर रहे थे। ठीक है, दुबे जी से जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है, आनंद दुबे जी, सत्ता के दुरुपयोग का आरोप सीधा सीधा आपके ऊपर लगाया जा रहा है और गुंडागर्दी की बात भी इन चुनावों में कर रही है समाजवादी पार्टी। ये देखिए, गुंडागर्दी और सत्ता का दुरुपयोग ये समाजवादी पार्टी का पुराना चलन है और समाजवादी पार्टी अपने ही चरित्र को जो है वो दूसरों के ऊपर थोपना चाहती है। मैं राजपाल कश्यप जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि 2015-16 में जो चुनाव हुए थे जिला पंचायत में, उसमें इनके 33 जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे वो निर्विरोध चुने गए थे। वो कैसे चुने गए थे ये बता दें। दूसरी चीज, 60 सीटें इन्हें मिली थी पिछले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 2016 में, और 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जनता ने इनको 45 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये स्पष्ट इस बात का उदाहरण है कि इन्होंने उस वक्त सत्ता का दुरुपयोग किया और जबरन जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष जिताए, लेकिन जैसे ही गेंद जनता के पाले में गई तो जनता ने इनके कुकर्मों का हिसाब कर दिया और इनको 47 सीटों पर लाकर बैठा दिया। तो इस बात का ये जवाब दें। ठीक है, सिन्हा साहब, आपने जो बात कही है सर कि जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका प्रभाव या उसका असर लोकल बॉडी के इलेक्शन में कहीं ना कहीं पड़ता है, तो फिर 2022 को लेकर आपका आकलन क्या कुछ कह रहा है? उन्होंने साफ साफ नहीं कहा कुछ कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन ये साफ नजर आता है कि एक चलन रहा है और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत बुरा चलन है। लेकिन देखिए, जब विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं तो उसमें चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग संभालता है और वो चुनाव थोड़ा सख्ती से होते हैं और जो सरकार का प्रभाव होता है उस समय सरकार उनसे प्रभाव में नहीं रहती, क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो परिणाम कुछ और होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उत्तर प्रदेश में जो विकल्प के रूप में दिख रही है कोई पार्टी जो संघर्ष करती नजर आ रही है, या जिस तरह से पंचायत चुनाव में सदस्य जीते थे वो समाजवादी पार्टी है, तो बीजेपी पे भी ये काफी दबाव है कि ये कम से कम नजर ना आए कि समाजवादी पार्टी बढ़ रही, वरना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उसका नुकसान हो।
ठीक है कश्यप साहब, क्योंकि 2022 का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प नजर आ रहा है, कांटे की टक्कर भी मानी जा रही है और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने में लगी हुई हैं उससे ये जाहिर होता है कि बीजेपी के ऊपर भी दबाव काफी ज्यादा है। किस तरह की रणनीति आपकी तैयार हो रही है? क्या इसका असर, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये सेमीफाइनल माना जाए और इसका असर 2022 में पड़ेगा जो जिला पंचायत के नतीजे हैं, तो क्या इन पर आप यकीन कर रहे हैं या फिर तैयारी कुछ और है आपकी पार्टी की? देखिए पराग जी, ये डेलीगेट्स का चुनाव है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है वो डेलीगेट्स का चुनाव है जी। जनता ने तो सीधा संदेश दे दिया और जनता की जो सीटें निकली है जिला पंचायत सदस्य की, और एनालिसिस करें तो 350 सीटों का जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टारगेट रखा है जी। वो कहीं न कहीं उन्होंने ऐसे ही कहा है, क्योंकि कम से कम वो 250 सीटों के लोगों से मिल चुके हैं। अभी चाहे प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से, चाहे मिर्जापुर गए हो, चित्रकूट गए हो, झांसी गए हो, मुरादाबाद गए हो, फरुखाबाद गए हो, कई जिलों में मंडली उन्होंने वो कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुला के प्रशिक्षण शिविर भी हुआ और उसके बहाने उन्होंने पूरे सबसे मिला है लोग, और इसलिए उन्होंने कहा है वो जितना करते हैं उतना ही कहते हैं, वो कभी इस तरीके से झूठे बातें नहीं करते जिस तरीके से इनकी पार्टी कर देती, आज तक संकल्प पत्र को नहीं पूरा कर पाई। लैपटॉप और डाटा फ्री देने की बात करते थे, गैस सिलेंडर 350 का था तो सस्ता था, अब 1000 रुपए नहीं महंगा था 350 का, अब 1000 की तो सस्ता लग रहा है। ये 35 रुपए में डीजल देने या पेट्रोल देने की बात करते थे, सरकार आकाश कर गया। महंगाई कितनी है, सरसों का तेल देखिए, किसान का धान खरीदा नहीं जाता, तो कश्यप साहब, सिर्फ ये जो नाकामी आप सरकार की बता रहे हैं यही मुद्दा रहेंगे या आपकी भी कोई अलग रणनीति रहेगी चुनाव में? देखिए समाजवादी पार्टी की कुछ रणनीति है जो हम आपको टीवी चैनल पे नहीं बता सकते पार्टी की क्या रणनीति, लेकिन हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो गई, ये सब मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरीके से किसान परेशान, नौजवान परेशान, नौकरी का कहा दिया, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं इनकी पोल खुल गई। स्वास्थ्य सेवाओं में जो भी हॉस्पिटल में वो माननीय अखिलेश यादव जी नेताजी का पहले से बने। ठीक है, मैं इस पर एक जवाब ले लेता हूं दुबे जी से, उसके बाद सिन्हा साहब मैं आपके पास आऊंगा और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा उठाया कश्यप साहब ने उसका मैं जिक्र जरूर अपने सवाल में करूंगा, लेकिन उससे पहले दुबे जी आप जवाब दीजिए सर, तैयारी आपकी ओर से किस तरह से की जा रही है, क्योंकि दबाव इस बार काफी ज्यादा विपक्ष का है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या कुछ ठोस रणनीति है और जो भी उथल पुथल पार्टी के अंदर चल रही थी कि आप शांत हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी दबाव नहीं है प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि देखिए रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विचारधारा पर, अपने योजनाओं पर जो है वो चुनाव में जाएगी और चुनाव को जीतेगी। इन्होंने मुद्दा उठाया कि रोजगार नहीं मिला है, तो हम आपको बता दें कि प्रदेश में हमने 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दी है, 6 लाख लोगों को हमने जो है संविदा नौकरी दी है और 1.5 करोड़ लोगों को जो है प्राइवेट नौकरी दी गई है। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे संकल्प पत्र में हमने 25 मेडिकल कॉलेज की बात करी थी, लेकिन हमने 30 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। जहां तक बात रही कोरोना प्रबंधन की, तो अब तक हमने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण कर दिया है, 5 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हमने टेस्टिंग की है, और ये वो टेस्टिंग है जो WHO ने जो निर्धारण किया था उससे 9 गुना ज्यादा है। इसके अलावा 17 करोड़ 50 लाख लोगों का सर्विलांस के माध्यम से जो है वो कोरोना में निगरानी की गई, निःशुल्क 12 लाख किट बांटी गई। इसके अलावा कोरोना प्रबंधन में मैं आपको बताऊं कि आदरणीय योगी जी 14 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए और 30 अप्रैल को वो नेगेटिव हो गए, लेकिन कोरोना ग्रसित होने के बावजूद भी वो लगातार मीटिंग करते रहे, वर्चुअली जो है पूरे प्रदेश की ठीक है समस्याओं, यानी आप अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे चुनाव में जनता के बीच में और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस जैसा विकास, यानी कि इस सरकार जैसा विकास पिछली सरकारें नहीं कर पाई हैं, जो काफी समय बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में कर दिया। ठीक है, ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। जिस वक्त जो है योगी जी कोरोना ग्रसित होने के बावजूद भी
राज्य की व्यवस्थाओं को देख रहे थे। 30 अप्रैल को रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्होंने 47 जिलों का अब तक दौरा किया है। उस वक्त में समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? वैक्सीन पर सवाल उठा रही थी। आज बिना वैक्सीन के जो भी मौत हो रही है प्रदेश में, उसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है। उन्होंने वैक्सीन को लेकर समाज में भ्रम फैलाया। इसके अलावा झूठी तस्वीरों के माध्यम लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश की। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का चाल चलन और चेहरा ये पूरा प्रदेश समझ चुका है और किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं ये इसको जान चुका है। तो हम अपनी योजनाओं, अपने संकल्प पत्र में पूरे किए गए वादों के साथ योगी जी के नेतृत्व में अगले चुनाव में जाएंगे और 350 सीटों से ज्यादा सीट जीतकर आएंगे। ठीक है, ठीक है। सिन्हा साहब, उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की सत्ता के दौरान कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर उठा है और इस मुद्दे को लेकर आपका आकलन क्या कुछ कहता है? लेकिन निश्चित रूप से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ एक सख्त प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं और इसके अलावा उनकी एक ईमानदार छवि है। और जिस तरह से कई माफिया जो उत्तर प्रदेश में एक तरह से समानांतर सरकार चलाया करते थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, अतीक हो, तमाम के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हुई, जिस तरह की संपत्ति कुर्क हुई, वो लग रहा है कि सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन उसके बावजूद अब भी वो स्थिति नहीं है जो बीएसपी के जमाने में, जो पिछली मतलब बीएसपी की जो आखिरी सरकार थी उससे पहले की जो सरकारें रही है उसमें जो कानून व्यवस्था होती थी। या बीजेपी में बहुत बड़ा उदाहरण कल्याण सिंह का है। कल्याण सिंह के समय जिस तरह की कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती थी, वो एम जो है वो अभी तक बीजेपी अचीव नहीं कर पाई है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा कानून व्यवस्था में कार्रवाई जरूर दिख रही कि खासतौर से माफियाओं के खिलाफ। लेकिन उन माफियाओं में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ माफियाओं पर तो कार्रवाई हो रही है और खुद को पक्ष किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा संदेश बीजेपी के लिए नहीं है। ठीक है सर, क्योंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा काफी बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है और जिस तरीके से आपने जिक्र किया, मैं चाहूंगा इस पर कश्यप साहब जवाब दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब भी आरोप लगता था कि सब कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, गड़बड़ाई हुई है। अब जब बीजेपी लगातार माफियाओं पर एक्शन ले रही है तो उसके बावजूद भी आखिर सवाल क्यों? नहीं, योगी जी तो कहते हैं कि सारे अपराधी जेल में हैं या ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़ के चले गए। तो जितनी हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है, डकैती हो रही है, तो क्या अब वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं? ये अपराधी तो है। आप बताइए, हत्या क्या रुक गई? कितने अपहरण? इनकी पुलिस फिरौती दिलवाती है कानपुर में और फिरौती भी उस गरीब आदमी के अपना माल जेवर बेच के दे देते हैं। आज तक उसका नहीं हुआ। आपके गोरखपुर से जहां, ठीक है कश्यप साहब मैं लौट कर आऊंगा। एक थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, हेडलाइन का वक्त हो रहा है। आप सभी खास मेहमान बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। लगातार जिला पंचायत के नतीजों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कश्यप साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। कानून व्यवस्था को लेकर आप अपना जवाब दे रहे थे, उसके बाद दुबे जी आपके पास आऊंगा। STD or I please enter your pass. कश्यप साहब, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करा लेते हैं। दुबे जी आपके पास में आ रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी दुबे जी, देखिए कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और जिस तरीके से माफियाओं पर शिकंजा योगी सरकार ने कसा, इसकी तारीफ तो सब जगह की गई। लेकिन विपक्ष को अभी भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं। तो इसका जवाब आपकी ओर से क्या कुछ दिया जाएगा, क्योंकि ये मुद्दा भी विपक्ष अगले चुनाव में भी उठाने वाला है। जाहिर है कि काउंटर आप माफियाओं को लेकर करेंगे, लेकिन ये मुद्दा फिर से उठेगा। तो इसका क्या जवाब बीजेपी ने तैयार किया है? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से आता हूं, आजमगढ़ मंडल के मऊ जिले से आता हूं जी। और मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे इलाके में
शाम ढलने के बाद कोई अपनी नई गाड़ी लेकर इलाके में नहीं निकलता था। शाम होते ही बाजार बंद हो जाती थी, पता नहीं कौन सा माफिया है किसे गोली मार दे, किसका पैसा लूट कर ले जाए, ये हालत थी। 2017 में जब आदरणीय योगी जी ने कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था एकदम तार-तार हो चुकी थी। अखिलेश यादव की सरकार में 100 से ज्यादा दंगे हुए, जिनमें प्रतापगढ़, मथुरा, मुजफ्फरनगर जैसे बड़े दंगे शामिल है। इसके अलावा संगठित अपराध था, गिरोह बनाकर अपराध किया जाता था, अपहरण, लूट, हत्या, फिरौती, सड़क चलते हत्या हो जाना, इस तरह की चीजें थी। लेकिन योगी जी ने इस बात को निश्चय किया कि आने वाले कुछ ही समय में हमें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक करना है, क्योंकि जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है वहां न तो निवेशक आ सकता है, न ही इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है और न ही लोग बेहतर तरीके से व्यापार कर सकते हैं। तो इस पर जो है योगी आदित्यनाथ जी ने मजबूती के साथ काम करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि अब तक 11 अरब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति माफियाओं से जब्त की जा चुकी है। 67,000 हेक्टेयर भूमि भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई जा चुकी है। और जितने भी माफिया हैं कल तक जो खुलेआम प्रशासन को चुनौती देते थे, आज वो जेल में है, जमानत पर बाहर आने से डर रहे हैं। ये है हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, जिसे आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लोग खुलेआम सड़कों पर आके बस जला दिया करते थे, लूटपाट करते थे, लेकिन हुआ क्या? योगी जी के आने के बाद आज एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं है जो कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करे और दंगा करे। उसे पता है कि अगर हम दंगा करेंगे तो हमारी संपत्ति जब्त होगी, हमारे पर रासुका लगेगा, हमारी तुरंत गिरफ्तारी होगी। तो आज उत्तर प्रदेश में जो वातावरण है वो बिल्कुल भयमुक्त वातावरण है। ठीक है। इसी वजह से देखिए 56,000 करोड़ का निवेश जो है प्रदेश में आ चुका है और सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट लगी है हमारे यहाँ। विदेशों से कितने निवेशक हैं जो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। तो ये सारी चीजें इस वजह से हो पाई हैं क्योंकि हमने बेहतर जो है कानून व्यवस्था देने का काम किया है। ठीक है, ठीक है, इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। कश्यप साहब आप अपनी बात रखिए, उसके बाद सिन्हा साहब आपके पास आऊंगा। कश्यप जी। कानून व्यवस्था ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो विपक्षी आदमी हूं। और हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय ने कहा है कि और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप उत्तर प्रदेश, आप चाहे हाथरस की बेटी के साथ में क्या हुआ, रात के 12 बजे आपने डीजल और पेट्रोल डाल के उसको जलवाया और पूरी सरकार उनके पक्ष में खड़ी थी। सरकार जाति देख के काम कर रही है। सरकार की जो आरोपी है या जो अपराधी है जाति देख के काम कर रही है। आप बताइए, ये खड़े रहे, उसके बाद फिर न्यायालय ने निर्णय दिया। और आपने उन्नाव में क्या किया? उन्नाव में तो एक बेटी जिसमें विधायक से लेकर सब संलिप्त है, ये और जिला पंचायत अध्यक्ष को उसको टिकट दिया है उनके परिवार ने, उनको दे दिया टिकट, जो आरोपी है उसको टिकट दे दिया। ये दूध के धुले। और एक बेटी को वही उन्नाव में जिंदा जला दिया, कई किलोमीटर तक दौड़ती रही, तड़पती रही। उसमें समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां भेजने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव जी विधानसभा के सामने धरने पर बैठे। तो ये आप बताइए, वो ये कानून व्यवस्था और किस तरीके से नक्सलदार हो। आपके जमाने में तो न्यायालय में, बिजनौर में न्यायालय में जज को टेबल के नीचे चुकना पड़ा, गोली चलती रही। आपके जमाने में तो जेलों में कार्रवाई चल रही है, न न्यायालय बचा न जेल बची, कुछ बचा है? आप और सड़क पे तो दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। कितने लोगों पे अभी पेपरों में देखिए कितनी चेन स्ट्रेचिंग, बहन बेटियां आप सोने की चीजें नहीं पहन के निकल रही है और कितनी लूट डकैती हो रही है, जिस तरीके से बलात्कार हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा के लोग जा रहे हैं, उनको वो तक बहन बेटियां नहीं बच पा रही, या तो उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है या वो जला दी जा रही है, आबाद दी जा रही है। अपराधी कितने हौसले बढ़ेंगे। ठीक है कश्यप साहब, ठीक है, आपने कई सारी चीजों को गिना दिया कानून व्यवस्था को लेकर, लेकिन उसका जवाब पहले दो बजे दे चुके हैं। अगर सिन्हा साहब मैं आप बात करूं समाजवादी पार्टी की कार्रवाई की, जो अखिलेश यादव ने कार्रवाई अपने जिलाध्यक्षों पर की है, क्या वो निराशाजनक है? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश मंत्री ने तंज कसा है इस कार्रवाई पर और कहा कि साहब जब 2017 में चुनाव हारे
तो अखिलेश यादव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, और अगर अभी चुनाव हारे हैं तो इसके लिए जिलाध्यक्ष जिम्मेदार हैं। क्या जो हमेशा से देखा गया है वही अब भी देखने को मिल रहा है कि अगर चुनाव जीतें तो जो बड़े नेता हैं उनको श्रेय जाता है, और जब चुनाव हार जाएं तो स्थानीय स्तर के नेता पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है? अखिलेश यादव ने जो कार्रवाई की है निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव के व्यक्तित्व से नहीं मिलती जुलती, यानी इतने सख्त राजनेता के रूप में उनकी पहचान नहीं बल्कि एक सॉफ्ट छवि के नेता माना जाता है। लेकिन ये कार्रवाई बताती है कि इस चुनाव को किसी भी स्थिति में किसी भी स्टेप पे कमजोर समाजवादी पार्टी नहीं करना चाहती, और वो मजबूती से चुनाव लड़ सके और कार्यकर्ताओं में भी ये संदेश जाए कि जो भी इधरगात करेगा या कमजोर तरीके से काम करेगा तो उसको पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये संदेश देने के लिए मुझको लगता है कि अखिलेश यादव ने इससे कार्रवाई की है। लेकिन निश्चित रूप से बीजेपी को एक मुद्दा मिला है कि इतने ज्यादा जिलाध्यक्षों पर कार्रवाई हुई है कि वो उसको प्रोवोक करना चाहती है। तो ये राजनीति है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी इस पर बेहतर जो बता सकते। ठीक है, गठबंधन की जिस तरीके की अटकलें चल रही थी बसपा के साथ भी अगर हम बात करें तो मायावती ने भी स्पष्ट कर दिया कि अकेले वो चुनाव लड़ेंगी। आगे आप किस तरह की संभावना उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं सर सिन्हा साहब? जी देखिए, उत्तर प्रदेश में जो नजर आ रहा है सीधे सीधे जो लड़ाई है, पहले तो 3 त्रिकोणीय लड़ाई नजर आती थी, यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। इस दौरान पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रयोग भी किए। समाजवादी पार्टी ने एक बार कांग्रेस से गठबंधन किया, एक बार बीएसपी से गठबंधन किया, और दोनों ही बार उनको लगा कि ये गठबंधन करना किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है। तो निश्चित रूप से जो सपा की रणनीति है वो मूलतः अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा छोटे छोटे दलों को जोड़ के लड़ने की कोशिश करेगी, जिस तरह की कोशिश बीजेपी लगातार करती रही है। तो मुझको लगता है कि इसी तरह की लड़ाई होगी, और बीएसपी मुझको लगता है कि वो बिना किसी गठबंधन के चुनाव में उतरेगी। ठीक है, इस पर जवाब मैं दुबे जी से भी लूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे दल हैं जो अपनी अपनी बागों को भी बीजेपी के सामने रख रहे हैं, जिनको साथ लेकर बीजेपी चलना चाहती है। इस पर जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कश्यप साहब, किस तरीके की अटकलें हम समाजवादी पार्टी के लिए लगाएं? क्या कुछ आगे की रणनीति है गठबंधन को लेकर? क्या कुछ आपकी पार्टी सोच रही है, या फिर अकेले ही चुनाव लड़ेगी? हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि छोटे छोटे लोगों से हम समझौता करेंगे, और वो देखिए पार्टी दल से समझौता करते, किससे क्या करते, वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन उन्होंने रणनीति बनाई है, लगातार काम किया है, और उन्होंने धरातल पे रोडमैप भी तैयार किया है, और साथ साथ में उन्होंने जो अपने समय में मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम किए थे उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। चाहे वो एक्सप्रेसवे बनवा दिए हो, चाहे पूर्वांचल का आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, इन्होंने 4.5 साल में बनवा के नहीं खड़ा कर पाया, जबकि माननीय अखिलेश यादव जी ने 70% जमीन एक्वायर हो गई थी, टेंडर हो गया था, सारी चीजें हो गई थी, उसके बाद में भी ये नहीं बना पड़ा। 22 महीने में माननीय अखिलेश यादव जी ने बना खड़ा कर दिया था। उन्होंने अपनी ताकत को, अपनी योग्यता को, अपने टैलेंट को, अपनी शालीनता को उन्होंने दिखाया है धरातल पे ले आके। चाहे मेट्रो 3 जगह चला दी हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया हो, चाहे इकाना स्टेडियम बना दिया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज बनाए हो, चाहे ट्रामा सेंटर बनाए हो, चाहे पुलिस का हेडक्वार्टर आप देखिए, चाहे लोक भवन जहाँ मुख्य चीफ मिनिस्टर कार्यालय है वो देख लीजिए, चाहे JPNIC बिल्डिंग देख लीजिए, चाहे नदियों पे काम देख लीजिए, चाहे पर्यावरण पे काम देख लीजिए, कि आप खुद में सक्षम हैं। हाँ। जी थोड़ी सी, चाहे बेरोजगारी भत्ता देख लीजिए, चाहे विधवाओं को पेंशन मिल रही थी, समाजवादी पेंशन मिल रही थी, सड़कों का विकास जाल बिछाया था, और गाँवों में जनेश्वर मिश्रा और लोहिया के नाम पे विकास किया था। ठीक है, आनंद दुबे जी से जवाब ले लेते हैं। आनंद दुबे जी, क्या रुख है पार्टी का? और कुछ जो दल छोटे छोटे हैं जिनको पार्टी साथ लेकर चलना चाहती है, उनकी भी अपनी मांगे हैं, जो कि निषाद जी की ओर से भी जो बयान अभी 2-3 दिन पहले सामने आया था, उस पर क्या बातचीत हुई है? मुख्यमंत्री से मुलाकात भी उनकी हुई थी। अपना दल की कुछ अपनी मांगे हैं, क्योंकि राजभर तो पहले ही अलग हो चुके हैं। तो क्या और तैयारी गठबंधन को लेकर इन छोटे छोटे दलों से बीजेपी कर रही है? देखिए, गठबंधन किन दलों से होगा, किन दलों से नहीं होगा, किसकी क्या मांग है, इसका निर्धारण तो प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, सिद्धांतों के प्रति जिन भी दलों में समभाव रहेगा, जो दल
हमारे सिद्धांतों के करीब रहेंगे, जो हमारी नीतियों के साथ चलना चाहेंगे, पार्टी जो है उस पर विचार करेगी कि उनके साथ कैसे चलना है, किस हिसाब से चलना है, ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी जो इन्होंने जिलाध्यक्षों पे कार्रवाई की है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जिलाध्यक्षों पे कार्रवाई कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की जो साख है वो जनता में एकदम खत्म हो चुकी है। अखिलेश यादव जी इस पूरे कोरोना काल में जब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा में जुटा हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री कोरोना ग्रस्त होने के बावजूद भी काम कर रहे थे, दौरे कर रहे थे, उस समय अखिलेश यादव जी अपने घर में बैठे हुए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ आरोप लगा रहे थे, न कोई सेवा करना है, न जनता के पास जाना है, सिर्फ बैठकर फेसबुक और ट्विटर पे जो है आरोप लगाना है। तो ऐसे आरोपों से और इस तरह की राजनीति को जनता भली भांति समझती है और जनता इनको 2 बार पहले ही नकार चुकी है और 2022 में आप देखिएगा कि जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है सेना साहब, क्योंकि लोकल बॉडी के जब भी हम इलेक्शन देखते हैं, आपने जैसा कि जिक्र शुरुआत में भी किया था, जिस पार्टी की सत्ता होती है प्रदेश में उसका प्रभाव उनमें देखने को मिलता है। तो जाहिर तौर पर यह माना जाए कि जो परिस्थितियां अभी बनी पंचायत के चुनावों में और जिस तरह से कनेक्शन विधानसभा चुनाव से इसका जोड़कर देखा जा रहा है, इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पर? देखिए, मनोवैज्ञानिक लड़ाई भी होती है और जनता में मैसेज देने की भी बात होती है। जिस तरह से ये पंचायत चुनाव में सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते और जिस तरह से सभी चैनलों, अखबारों में और सोशल मीडिया में हल्ला मचा कि एक समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन पैदा होता है कि जो पंचायत चुनाव में जीत रही तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। और वही जो परसेप्शन था उसको तोड़ने की कोशिश बीजेपी ने की है अपने अध्यक्षों को जिता करके। और साथ ही साथ देखिए, चुनाव के समय में जब आपके अध्यक्ष होते हैं या निकायों में आपके लोग होते हैं, आपकी पार्टी का प्रभुत्व होता है, तो उसका चुनाव में फायदा मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यही जोड़ तोड़ में राजनीतिक दल लग गए। लेकिन ये चुनाव और विधानसभा के चुनाव एकदम अलग होते हैं और वो एक अलग मूड के चुनाव होते हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले समय में कौन भारी पड़ता है। सेना साहब, अखिलेश यादव हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी को मात दी जाए 2022 के विधानसभा चुनाव में। जो एक्शन आपको नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव के, वो क्या इशारा करते हैं? आगे की तैयारी को आप किस तरीके से भांप पा रहे हैं? जो भी विपक्ष में राजनीतिक दल हैं, आप कांग्रेस जिसका संगठन भी बहुत कमजोर हो गया, बहुत लंबे से सरकार में नहीं है, लेकिन आप देखे होंगे अजय लल्लू कई आंदोलनों में उतरे, कई मुद्दे उन्होंने उठाए, कोरोना काल में भी कई लड़ाई लड़ी। तो हर दल अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। लेकिन हाँ, ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो पूरी लड़ाई है विपक्ष की, यानी कि बीजेपी को कौन हरा सकता है या बीजेपी को कौन रिप्लेस कर सकता है, तो उस समय उस लिहाज से आज के समय में जो सबसे आगे पार्टी नजर आ रही है वो समाजवादी पार्टी है। ना केवल लोगों के परसेप्शन में, बल्कि ये जो पंचायत चुनाव में जिस तरह से उनके सदस्य जीते हैं वो भी स्पष्ट करते हैं कि समाजवादी पार्टी एक मजबूत पोजीशन पे है और बीजेपी समझती भी है कि उसके ऊपर दबाव भी है समाजवादी पार्टी को लेकर के। तो मुझको लगता है कि इसी रूप में आने वाले समय में चुनाव का माहौल भी हो। ठीक है कश्यप साहब, अखिलेश यादव अब पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक, अगर हम उनके सोशल मीडिया पर वार की बात करें या फिर बयानबाजियों की बात करें, तो क्या ये कड़ा संदेश भी इस कार्रवाई की तरफ से हम देखें कि ये अपने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश भी है कि अगर 2022 में जीत हासिल करनी है तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। पूरी कोशिश अखिलेश यादव की इस बात की है और एक कड़ी चुनौती आप देख रहे हैं 2022 को? निश्चित तौर पे कोई भी चुनाव हो उसको चुनौती के रूप में ही लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती स्वीकार की है समाजवादी पार्टी ने। और बीजेपी ने जिस तरीके से आप ये बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे, योगी जी ने बहुत काम किया, बहुत दौरा किया, बहुत वो किया, लेकिन वो पूरे दौरे के दरमियान जो हॉस्पिटलों की होर्डिंग उन्होंने बड़े बड़े विज्ञापन लगाए थे उस किसी हॉस्पिटल में नहीं दिखाई पड़े। वो 17 हॉस्पिटल कहाँ है, किस हालात में है, या कौन से उद्घाटन किए, शिलान्यास किए? एक हॉस्पिटल बताने की स्थिति में लखनऊ की राजधानी में नहीं है जो इन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया हो। हम 10 हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी और कॉलेज और सब बता देंगे। तो ये चाहे गोरखपुर से लेकर यहाँ तक
दूसरी बात ये रोजगार की बात करते हैं और सारी चीजें, कोरोना काल की बात करते हैं। इनके मुख्यमंत्री ने किसकी मदद कर दी? जितने श्रमिक उत्तर प्रदेश में भरे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने 1 लाख रुपए देने का काम किया। ये तो दुर्गत में पूछने भी नहीं गए। हरदोई जनपद का मैं रहने वाला हूँ, 3 लोगों के यहाँ मैं खुद ही गया 1-1 लाख रुपए की चेक लेने। एक बच्ची पैदा हो गई थी, गरीब दलित बिरादरी की, वो बेचारी नेपाल के बॉर्डर पे, उसके यहाँ कुछ जीवन यापन को नहीं था, उसकी व्यवस्था माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजी। कितने ये संवेदन, आज तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से बच्चे मर गए थे गोरखपुर में, गोरखपुर के जहाँ से इंसेफ्लाइटिस की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उनकी भी मदद माननीय अखिलेश यादव जी ने की। 500 बेड का हॉस्पिटल बना के खड़ा किया। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बना के खड़ी थी, भी उन्हीं की माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। योगी आदित्यनाथ को ये आने नहीं देना चाहते थे, जमीन नहीं उसमें सर्वेस कर रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने दुबे जी आप कह रहे हैं कि कोई चुनौती आपके सामने रही है और एकदम आसान सा चुनाव आपको नजर आ रहा है। सभी पार्टियां अब तो अलग अलग लड़ रही हैं, जो मुख्य दल हैं वो सब अलग अलग लड़ने की संभावना उनकी अभी नजर आ रही है, क्योंकि बीएसपी भी कह चुकी है, मायावती कह चुकी है कि हमारा कोई गठबंधन किसी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी भी कोई बड़े दल से या फिर स्थानीय दल से गठबंधन नहीं कर रही है। छोटे छोटे दल जरूर आपस में बातचीत करके सहयोग अपना दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जब बीएसपी अलग लड़ेगी, समाजवादी पार्टी अलग लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, तो एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने नजर आने वाली है? देखिए, लोकतंत्र में हर दल अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ता है और इससे भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा दल किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है या अकेले चुनाव लड़ रहा है। हाँ। हम अपने नीतियों के साथ जो है और अपने कामों के हिसाब से जो है मैदान में उतरेंगे और अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और अभी जो राज्यपाल कश्यप जी ने जो बातें कही हैं, मैं उस पर बताना चाहूंगा। इन्होंने इंसेफेलाइटिस की बात की है। इनके समय में हर साल गोरखपुर में हजारों की संख्या में गोरखपुर इलाके में बच्चों की मृत्यु होती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, आप बता दीजिए, पिछले कुछ सालों के अखबार उठा के देख लीजिए, इंसेफेलाइटिस से मृत्यु जो है वो 95% कम हो चुकी है। इसके अलावा इन्होंने बात की श्रमिकों की, तो मैं आपको बताऊं 23 लाख श्रमिकों के खाते में 230 करोड़ रुपए जो है इस कोरोना काल में दिए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने बात की रोजगार की, तो मैं बता दूं कि सिर्फ सरकारी नौकरी जो है 4 लाख से ज्यादा दी गई है। इनके 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ 2,05,000 सरकारी नौकरी इन्होंने दी थी और बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ 91,000 सरकारी नौकरी दी थी। तो ये आंकड़ों में भी, सत्यता में भी हर जगह हमसे पीछे हैं। ये सिर्फ झूठ फैलाकर, झूठ बोलकर जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इनके झूठ को जनता समझ चुकी है। इसीलिए इनको जो है बार बार जनता नकार रही है, लेकिन फिर भी इन्हें ये बात समझ नहीं आती है। जब ये चुनाव हार जाते हैं तो कभी अपने छोटे कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करते हैं, कभी प्रशासन पे सवाल उठा देते हैं, कभी जो है ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं, कभी कोई और बहाना बना लेते हैं। तो देखिए, इनको ये समझना चाहिए कि जनता इनसे क्या चाह रही है। ये नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं लगातार, ये जनता से संवाद नहीं कर रहे हैं। संवाद सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सिर्फ आरोप और आरोप की राजनीति खेल रहे हैं और आरोप की राजनीति कभी भी बेहतर राजनीति नहीं हो सकती है। उससे न तो बेहतर जनमानस का निर्माण हो सकता है, न ही उससे आपको कोई फायदा होने वाला है। ठीक है, लेकिन सिन्हा साहब, हकीकत तो यही है ना कि उत्तर प्रदेश में बिना आरोप की राजनीति कहां होती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की, वो तो हमेशा से हम देखते आए और आगे भी आप देखते रहेंगे, क्योंकि इन चुनावों में अभी से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राजनीति का नाम ही एक आरोप प्रत्यारोप एक तरह से हो गया है। होना ये चाहिए कि जो सत्ता में है वो जनता के लिए काम करे और विपक्ष जो है उनकी जो कमियां हो उसको, उस मुद्दों को उठाए। लेकिन अब जो पूरा हो गया वो वोट बैंक की राजनीति के लिए होगी कि कैसे जीता जाए, कैसे चुनाव में सफलता हासिल करें। इसकी लड़ाई जितने भी दल है सब उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, लेकिन वो जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो केवल आरोप लगाने के लिए भर ना हो, प्रदेश के लिए कुछ करने के लिए हो तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन मुझको लगता है कि चुनाव में हार जीत ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप चाहे जिस तरह से जीते हो, सफलता ही होती है। तो कोई भी दल किसी भी स्तर पे खुद को कमजोर करना नहीं चाहता। सिन्हा साहब, बीजेपी हमेशा इस बात का दावा करती है कि हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मजबूत हैं। अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का ध्यान ज्यादा रहता है।
तो क्या इस लिहाज से आप देख पा रहे हैं कि कोई चुनौती या फिर टक्कर बीजेपी के सामने है उत्तर प्रदेश में? बाकी पार्टियों का आधार आप जमीनी स्तर पर किस तरीके से भांप रहे हैं? देखिए, जब से बीजेपी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर आया, तो आप देख रहे होंगे कोई भी चुनाव हो, किसी भी राज्य में चुनाव हो, जहां पे पार्टी स्टैंड भी नहीं करती, अच्छी पोजीशन पे भी नहीं है, वहां पे भी पूरी मेहनत की जाती है। केरल जैसे एग्जाम्पल सामने है, बंगाल में किस तरह से चुनाव आपके सामने है। तो जाहिर सी बात है किसी चुनाव को कमजोर नहीं समझा जाता। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो ऐसा है कि ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो उसको किसी भी हालत में बीजेपी कमजोर तरीके से नहीं लड़ेगी, ना उसके लिए प्रयास करेगी, तो पूरे तरह से उतरने वाली है। लेकिन जो प्रमुख दल है, जो समाजवादी पार्टी, उसका अस्तित्व उत्तर प्रदेश है, या बहुजन समाज पार्टी, उसका अस्तित्व उत्तर प्रदेश है, तो ये दल भी जो है किसी भी कमजोर स्थिति में नहीं लड़ेंगे। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने 11 लोग को जिलाध्यक्षों को हटाया है, वो बताता है कि किसी भी तरह हल्का में लेने के मूड में समाजवादी पार्टी नहीं है। तो बीजेपी को ये कतई नहीं समझना चाहिए कि उनके लिए राह बहुत आसान है। उत्तर प्रदेश की सोच और अप्रोच यहाँ के लोगों की बहुत अलग रहती है। तो ये आने वाले चुनाव बताएंगे कि कौन बेहतर रणनीति बना पाता। ठीक है कश्यप साहब, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका और दुबे जी का मैं ले लूं। भारी रणनीति की तैयारी है जिस तरीके से सिन्हा साहब जिक्र कर रहे हैं। देखिए उमंग जी, समाजवादी पार्टी ने रणनीति भी बना रखी है, सारी प्लानिंग कर रखी है, और जब भी चुनाव घोषणा होगा और जनता भी तैयार बैठी है बीजेपी को हटाने के लिए। आपने देखा होगा कई गांवों में तो बीजेपी के नेताओं उनको घुसने का प्रतिबंध लगा दिया है, और जो नाकामी रही लाशों का ढेर लगा था, कौवे चील कौवे नोच रहे थे और ये लोग मुस्कुरा रहे थे। योगी जी कह रहे थे ऑक्सीजन मिल रही है, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, इनके विधायक सांसद लेटर लिख रहे थे खुद अपनी जान बचाने के लिए। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मुख्यमंत्री जी दिला पाए तो आम जनता की क्या हालत हुई। कितने विधायक सांसद मंत्री ये सब परेशान है। दूसरी बात, पिछड़े दलित भी इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने खूब लालीपाप दिया था, खूब पिछड़ों को कहा था तुम्हें हम नौकरियां दे देंगे, तुम्हारी भागीदारी। ठीक है दुबे, ठीक है सर, ठीक है कश्यप जी, हो गया सर, समय कम है। दुबे जी आपके सहयोगियों को लेकर ये निशाना है, बताइए सर बहुत जल्दी से फाइनल। देखिए मैं कश्यप जी सुन लीजिए सर, कश्यप जी सुन लीजिए, दुबे जी बोलिए। देखिए मैं समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है और क्या नहीं है तो ये बता चुके हैं। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल 5 साल में जो भी हम 4 साल में हमने जो काम किए हैं और आने वाले वक्त में जो हम काम करेंगे उन कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और 350 से ज्यादा सीटें जीतकर। चलिए बहुत शुक्रिया आनंद दुबे जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। नवलकांत सिन्हा जी आपका बहुत शुक्रिया सर। राजपाल कश्यप जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही आप नतीजे आपने देखे हैं जिला पंचायत के, और उसके बाद बीजेपी नतीजों से गदगद है और साथ ही समाजवादी पार्टी में भगदड़ है, क्योंकि निशाना सभी का 2022 पर है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।